जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मतगणना से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक मतदान केंद्रों पर वीवीएटी पेपर पर्चियों को लेकर अनिवार्य सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार द्वारा दायर याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि मतगणना केवल 48 घंटे दूर थी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिको ने रूस के हमलों से हुए नुकसान, लोगों के हताहत को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि 38 लोग मारे गए हैं और 37 से अधिक घायल हो गए हैं। रेजनिको ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि अब तक कुल मिलाकर कम से कम 400 सैन्य नागरिकों की मौत हो गई है और आपको बता दें कि 800 घायल भी हो गए। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये आंकड़े निश्चित रूप से अधूरे ही हैं। दुनिया भर के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे देश की सूची जारी की गई। ग्लोबल सेंसेक्स रैंकिंग डाटाबेस मंगलवार को जारी किया गया, जिससे यह पता चला है कि प्रतिबंधों के मामले में रूस अब पहले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 चरणों के मतदान के बाद लोगों को अब 10 मार्च का इंतजार है, जिस दिन मतों की गिनती होगी। इस चुनाव परिणाम में बिहार की नजर भी है। बिहार के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 घटक दल जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी ने भी यूपी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में भाजपा की जीत और हार दोनों परिस्थितियों में यहाँ की सियासत प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा का प्रबंधन सहायक पुलिस आयुक्त बिट्टू शर्मा के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम ने किया। शर्मा जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री के काफिले के प्रभारी थी, वहीं रिजर्व निरीक्षक इरशाद अली मुख्यमंत्री के सरकारी वाहन चला रहे थे। और आपको बता दें कि प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि पायलट कार की कमान साइबर सेल की निरीक्षक रेणु मुर्बन ने संभाली और निरीक्षण अर्चना तिवारी ने VIP के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया है, जिसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य मंत्री के पद के साथ वित्त विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि राज्य के परिवहन मंत्री फरहाद हकीम को आवास और शहरी मामलों के विभाग का भी प्रभारी दिया गया है। हकीम करीब 1 दशक तक बनर्जी के मंत्रिमंडल में आवास मंत्री थे। पिछले साल मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो उन्हें इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी थी। पिछले साल मई में राज्य में तीसरी बार ममता बनर्जी नीति सरकार की शपथ लेने के बाद से भट्टाचार्य शहरी विकास विभाग की प्रभारी रही है। असम में माजुली विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 71.76% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस सीट पर सोमवार को मतदान हुआ था और वोटिंग की प्रक्रिया देर रात तक चली, जिसके बाद अंतिम मतदान प्रतिशत 71.76 दर्ज किया गया है। खाड़े ने बताया कि 203 मतदान केंद्रों से प्राप्त VIP को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सांसद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में जमानत दे दी है। जी हां, आजम खान को जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद भी आजम खान अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ 2 और मुकदमे लंबित है और जिन पर मामले और आने बाकी है। आजम खान को जमीन पर कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय पर एक और भारतीय जनता पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने निदेशालय में अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड PM को दिया है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस ED के अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगी और कुछ अधिकारी जेल भी जाएंगे। संजय राउत ने कहा है कि ED के कुछ अधिकारी BJP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ED BJP का ATM बन गया है और मैंने PM को इन अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत में 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच गहराते तनाव से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज रिकॉर्ड हाई के करीब है। यह बात HDFC बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट में कही गई। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां शायद ही कीमत बढ़ोतरी का पूरा बोझ ग्राहकों पर डाले। रिपोर्ट लिखने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस बीच पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा है कि ऑयल कंपनियां फ्यूज प्राइस तय करेगी।
पंजाब विधानसभा में बीते 20 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुका है। अब 10 मार्च का दिन नजदीक है जब सभी दिग्गज राजनीतिक दलों और चेहरों की किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। इससे पहले बीते रोज तमाम चैनलों की ओर से एग्जिट पोल सामने आए थे। टाइम्स नाउ और वीटो की ओर से जारी एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी बम्पर वोट जीतकर बना रही सरकार, जबकि कांग्रेस 22 सीट जीतकर सिमट रही है। लेकिन सवाल यह है कि एग्जिट पोल में नवजोत सिद्धू और चरणजीत सिंह अपनी सीट निकाल पा रहे हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मतगणना से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार द्वारा दायर याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि मतगणना केवल 48 घंटे दूर थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कहा है कि जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले स्तर पर थे, तब नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने इसका फायदा लोगों को नहीं दिया। लिहाजा रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उसके पास ईंधन के मूल्यों में वृद्धि करने कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राकंपा की महाराष्ट्र इकाई के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही केंद्र सरकार ईंधन की खुदरा मूल्य में आसन्न वृद्धि पर विचार करती हुई प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़कर $140 प्रति बैरल हो गए हैं। सरकार ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं 27 मार्च से फिर शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें करीब 2 साल से बंद है। नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं 23 मार्च 2020 से स्थगित थी। हालांकि जुलाई 2020 से करीब 35 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की इच्छा जाहिर की है। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने टीएमसी स्टेट कमेटी की बैठक ली है। बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम, सुखेंदु शेखर, सुगात राय और सुब्रत बक्सी भी मौजूद थे। इस दौरान ममता ने कहा कि 2024 में बंगाल विपक्ष को रास्ता दिखाने का काम करेगा। ममता ने आगे कहा कि विपक्ष के नेताओं के एकजुट होकर बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा और दूसरे राज्यों में भी खुद को मजबूत करना होगा। आने वाले समय में टीएमसी के नेता इस राज्यों में पहुंचेंगे। बैठक में ममता ने इन स्टेट कमेटी का भी गठन किया। मौजूदा समय में नवी मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में कोरोना का असर कम हो रहा है, जहां अब यहां पर हर दिन दहाई की संख्या से भी कम नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं इस बीमारी से होने वाली मौत पर लगाम लगी है, जिसे देखते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने इस संबंध में महानगर पालिका की संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की है, जिसमें वासी स्थित सिडको कोविड को छोड़कर बाकी से अन्य कोविड और सेंटरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में एग्जिट पोल सामने आने के बाद एक बड़ा दावा किया है। जी हां, आपको बता दें कि तुरंत बाद ही ऑब्जर्व की टीम तैनात की है ताकि दूसरे दल कांग्रेस नेताओं को तोड़ने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही पार्टी ने बागियों से भी संपर्क स्थापित किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 10 मार्च को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि हमें किसी विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, हमें सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिलेगी और हम सरकार बनाएंगे। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत रही है। भाजपा अपनी घबराहट को छुपाने के लिए कभी प्लान बी, कभी प्लान सी बता रही है, कभी कहा है कि एक्सपर्ट बुला रही है। हमारा एक ही प्लान है, वो है जनता का विश्वास प्लान। उत्तराखंड की जनता ने हमको पूर्ण बहुमत दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।